नमस्ते। तो लास्ट क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पोस्ट ऑफिस बॉक्स एंड मीटर ब्रिज की बात की थी। ठीक है, तो हमारा एक और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बचा हुआ है, दैट इज पोटेंशियोमीटर। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी क्वेश्चंस इधर से ही बन जाते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, तो ध्यान से देख लीजिए। पोटेंशियोमीटर, एज द नेम सजेस्ट कि इसका कुछ पोटेंशियल से लेना देना होगा। ठीक है, हाँ है भी। ये एक आइडियल वोल्ट मीटर के जैसे काम करता है। ओके, आइडियल वोल्ट मीटर क्या था? जिसका रेजिस्टेंस क्या हो? इनफाइनाइट। पर ये अरेंजमेंट ऐसा है कि ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है कि ये कोई भी करंट विड्रॉ नहीं करता उस सर्किट से जिसका हम वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हैं, जिस एलिमेंट का हम वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके पास अपनी खुद की बैटरी होती है। ठीक है, उससे ये वर्क करता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये किस किस से मिलके बना होता है। तो पोटेंशियोमीटर इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सर्किट। इसका खुद का अपना एक प्राइमरी सर्किट होता है, प्लस जिस इलेक्ट्रिक सर्किट के एलिमेंट का आपको एनालिसिस करना है, वोल्टेज निकालना है, या हम और भी चीजें कर सकते हैं इससे एप्लीकेशन में देखेंगे, वो सेकेंडरी सर्किट कहलाता है। तो पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सर्किट की। Now primary circuit consists of a wire like meter bridge, same to same meter bridge के जैसा ही वायर उठा लीजिए आप। A wire having high resistivity, high resistivity रखने का फायदा क्या हो जाता है कि आपको कम लेंथ में ही ज्यादा रेजिस्टेंसेस मिल जाते हैं। ओके, नाउ here you connect it with a battery and a variable resistance। जब भी हम रेजिस्टेंस के ऊपर ये ऐसा एरो लगा देते हैं, मतलब वो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। ये टर्मिनल मान लीजिए ए बी, ये प्राइमरी सर्किट की बैटरी है, EMF E0, और मान लीजिए फिलहाल वी हैव पिक्ड दिस रेजिस्टेंस R0। सो लेट मी कंसीडर दिस हैज वैल्यू R0 फॉर आवर सर्किट। ऑलराइट, ये जो वायर आप देख रहे हैं AB, दिस वायर also has a resistance. It's not a conducting wire, so this has its own resistance like a meter bridge wire। इसकी एक लेंथ है, ठीक है, it has a length and length is L। so length of wire AB is capital R, is fixed, it's a uniform wire and high resistivity we keep। वन थिंग, एज आई टोल्ड यू कि आपको 12th स्टैंडर्ड के जितने भी चैप्टर्स में पढ़ा रहा हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट इज एडवाइज्ड यू टू रीड NCERT line to line। you may get some other factual information there। so same way स्पेशली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की NCERT तो आपको जरूर पढ़नी है, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको ये इंस्ट्रूमेंट्स दिखेंगे, उनके बारे में जरूर पढ़िए। ठीक है, ऑलराइट, वेल स्विच ऑन कर दिया आपने। ठीक है, तो इस सर्किट में फ्लो होने लगा एक करंट, वो करंट यहां भी फ्लो होगा। तो कितना करंट फ्लो हो रहा होगा भाई इसमें? तो यहां फ्लो हो रहा होगा E0 डिवाइडेड बाय ये जो R है प्लस R0। अब R क्या है? हियर R is rho L by A। So this is basically resistance of wire AB, resistance of wire AB, this is R। all right, now what is voltage across AB? voltage across wire AB, it will be I into R। बिल्कुल,
So voltage across AB is equal to E naught by R naught plus R into R, and it's a fixed voltage. आपकी प्राइमरी सर्किट की बैटरी है वो फिक्स है, इसका ये जो रेजिस्टेंस है एक गिवन सर्किट के लिए फिक्स है, अलग अलग पोटेंशियोमीटर में अलग अलग रह सकता है, ठीक है। सो दीज नंबर्स आर फिक्स्ड एंड इट्स पैक्ड इन ए बॉक्स, है ना, आपको दिखेगा भी नहीं, आपके पास सिर्फ एक पुश बटन बाहर रहेगा, आप उसे ऑन कर देंगे, आपका प्राइमरी सर्किट ऑन हो जाएगा, ओके, इन रियलिटी। सो नाउ आई फाइंड देयर इज समथिंग कॉल्ड potential gradient. Potential gradient of वायर AB, इसे मैं Z से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब हो गया वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। ग्रेडियंट तो हम बहुत टाइम से निकालते हुए चले आ रहे हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट आपको याद होगा कंडक्शन में, इट वाज टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय द लेंथ, यस, और सेपरेशन। पोटेंशियल एनर्जी जब मैंने मैकेनिक्स में पहली बार आपको पढ़ाई थी, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट भी मैंने आपको बताया था ना, du by dx, du by dy, ये सब पोटेंशियल ग्रेडियंट थे। Similarly here, it is potential difference divided by the length of the wire. You will call it as potential gradient. So Z, it will be equal to what here? This Z will be equal to this VAB, the voltage divided by L. ठीक है? And this Z is a constant. This Z, it is a constant for a given potentiometer. So basically, potentiometer acts on the principle of voltage divider. Voltage divider आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन होता है voltage divider, है ना? तो what happens here? कंप्लीट वायर अगर आप A से लेके B तक, A आपका हाई पोटेंशियल एंड है, इसे मैं प्लस से लिख रहा हूं, प्लस जस्ट इंडिकेट्स कि A कौन सा एंड है आपका, हाई पोटेंशियल एंड, और ये जो B है वो लो पोटेंशियल एंड है। तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ इज Z। नाउ जस्ट बी हियर, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि सपोज मैंने यहाँ पे एक इंटरमीडिएट पॉइंट C ले लिया जिससे A से लेके C तक की लेंथ X है, तो व्हाट इज द वोल्टेज बिटवीन A एंड C, मींस VA minus VC, I can write it as Z into X. It's simple. I can justify it why it is okay to write this. Well, इसमें भी करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है, बिल्कुल। तो from the idea of Kirchhoff's law, what will be the potential difference across this length? It will be equal to VA minus VC must be equal to I into resistance of this AC length. And how will you write the resistance of AC length? You will write I into this rho X by A. Yes or no? You multiply by L, you divide by L, so what you get? I rho L by A into X by L. And what is I into rho L by A? If you just look at this term, this is I into R, because rho L by A is the overall resistance of this wire AB. It is RAB. So what I got this VA minus VC, I got it as I into resistance of wire AB, yes, into X by L. And what is this? This is VAB into X by L, and VAB by L is what? Z. So it is Z into X. So it is perfectly fine to write this VA minus VC as ZX. Okay? तो अभी तक क्या है यहाँ पे, बहुत ही बेसिक सा एक सर्किट है, ये इसकी प्राइमरी सर्किट की बैटरी है, ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्लूडेड है, ये कनेक्टिंग वायर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस सब कुछ इंक्लूडेड है आपका यहाँ पे R0, ठीक है, और आपके पास एक नोन लेंथ का वायर है L, आपको पता है यहाँ पे, ठीक है, आपको इसका रेजिस्टेंस पता है, उसकी हेल्प से आपने क्या निकाल लिया, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो आप जब पोटेंशियोमीटर परचेस करने जाते हैं या फिजिक्स लैब विजिट करते हैं, तो आपको पोटेंशियोमीटर जो बॉक्स होता है उसके ऊपर Z लिखा होता है कि भाई इस सेटअप का Z इतना है, ठीक है, सो दैट आप जब इसका यूज करेंगे तो आप ये Z डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये एक बार कैलकुलेट कर लिया, फिक्स हो गया भाई, कोई आपत्ति इसमें आई थिंक आपको नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट,
So this is the primary circuit of potentiometer. Remember, there is a terminal called high potential, there is a terminal called low potential, so they are important. We'll understand how. Okay, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा लिख लें, नीचे लिखिए. Potentiometer works on the principle of voltage divider circuit. It has a uniform cross section wire of known length and resistivity. Full stop. A steady current का मतलब not changing with time is maintained. A steady current is maintained or set up in the wire, and a constant potential difference is maintained across its ends. So, और क्या निकाल लिया जाएगा आपका Z. तो आप Z समझ गए हैं. तो पहले क्वेश्चन जो पोटेंशियोमीटर पे बनता है वो इतना सा ही बन सकता है कि आपसे क्या निकलवाने को दे सकता है, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर. ये बहुत ही प्राइमरी लेवल के क्वेश्चंस हैं. ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर पे. अब हम इसके एप्लीकेशन समझते हैं कि ये जो वोल्टेज डिवाइडर हमने क्रिएट किया है इसे हम क्या क्या मेजर करने में यूज कर सकते हैं. So see the application, heading लिख लीजिए. Application of potentiometer. पहला एप्लीकेशन है एज वोल्टमीटर. आप पोटेंशियोमीटर को वोल्टमीटर की तरह यूज कर सकते हैं. और यहां पे पहली लाइन छाप लें. It behaves as an ideal voltmeter. Okay, so see here how to set up the connections and all. So I'm drawing it here. आपके पास प्राइमरी सर्किट रहेगा ही रहेगा. हर बार आपको वैसे ही ड्रॉ करना है प्राइमरी सर्किट, ठीक है, और उसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है. ये ए बी हाई लो, ठीक है. अब हम बिल्कुल ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि ये ई कितना है, आर कितना है एंड ऑल. आपको सिंपली क्या पता है यहाँ पे, यू नो जेड. सो जेड इज नोन टू यू. ऑलराइट, नाउ वो सर्किट जिसमें हमें वोल्टेज मेजर करना है, तो मान लीजिए ये आपका कोई सर्किट है जिसमें आप वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं. ये कौन सा सर्किट कहलाएगा आपका, सेकेंडरी सर्किट. अब सेकेंडरी सर्किट बेस्ड ऑन एप्लीकेशन बदलता रहेगा, ठीक है. मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक सिंपल सर्किट कंसीडर कर लिया है. नाउ से वी वांट टू measure voltage across this resistance. Alright, so what will I do? I'll first identify what is high potential end of this resistance. So I'll identify, अगर मुझे अब ऐसे सर्किट में दिखता तो है नहीं ना, आपको तो लग रहा है अरे भाई यहाँ तो पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ करंट जा रहा है, पर जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते तो कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलता है ना. देखिए करंट किधर से दिखता, थोड़ी है करंट मूव करता हुआ. सो आप क्या पुट करते हैं यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर पुट कर लेते हैं. गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन के हिसाब से आप पता कर सकते हैं करंट किधर से किधर जा रहा है. सो आपने आइडेंटिफाई कर लिया. तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई प्राइमरी सर्किट में ये करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए कुछ आए, इससे पता चला कि ये हाई एंड है और ये लो पोटेंशियल एंड है.
अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपको हाई पोटेंशियल एंड पोटेंशियोमीटर के भी हाई पोटेंशियल एंड से कनेक्ट करना है। तो आपके पास वायर्स रहते हैं, कनेक्टिंग वायर्स, आप उसका हाई पोटेंशियल एंड उठा के कनेक्ट कर देते हैं हाई पोटेंशियल एंड ऑफ पोटेंशियोमीटर। दे आर परफेक्टली कंडक्टिंग वायर्स, नो प्रॉब्लम। अब ये जरूर बताएं क्या कभी अभी इस सर्किट का कोई करंट शेयर हो रहा होगा प्राइमरी सर्किट में, मैंने जो कनेक्शन दे दिया उससे? नहीं भाई। मान लो यहाँ का कोई करंट यहाँ जाएगा भी तो इस बैटरी से अगर आई करंट इधर से आ रहा है तो इसे आई मिलना भी चाहिए ना। हमने सॉल्व किए ऐसे क्वेश्चंस। तो यहाँ लाल वाले वायर से कोई करंट जाने वाला नहीं है। अब क्या करते हैं, लो पोटेंशियल एंड जो है इसका, है ना, लो पोटेंशियल एंड यहां पे कनेक्ट करते हैं एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है, लाइक मीटर ब्रिज ओनली, कुछ मीटर ब्रिज जैसा ही है। गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं और द स्लाइडर जॉकी, दिस इज योर स्लाइडर लाइक अरेंजमेंट, जैसा आप कहां पे कर रहे थे, मीटर ब्रिज में, ठीक है। बस ध्यान से समझेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा। इस टर्मिनल को C मान लीजिए, इस टर्मिनल को D मान लीजिए। क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। मैंने ये जॉकी लिया और जॉकी को टच करा दिया कहां पर, पॉइंट A पर ही टच करा दिया। हो सकता है मुझे कुछ डिफ्लेक्शन मिल रहा हो सकता है नहीं मिल रहा। मैं धीरे धीरे जॉकी को स्लाइड किया, एक पॉइंट ऐसा आया जिस पर डिफ्लेक्शन क्या हो गया, 0। अच्छा, अभी इस अरेंजमेंट में क्या यहां से कोई करंट जा सकता है? हाँ जी जा सकता है, यहां से जा सकता है और यहां से वापस आ सकता है। एग्री? सो और हाँ, ये मत सोचना कि पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट लाइक दीज वायर्स। नो, ये अपना पोटेंशियोमीटर वायर है, ये रेजिस्टेंस है। भले आपको कंडक्टिंग वायर जैसा दिख रहा है, दिस इज रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस सच में ऐसा उबड़ खाबड़ नहीं होता जैसे अपन ड्रॉ करते हैं ना। रेजिस्टेंस भी एक वायर ही होता है। ऑलराइट, सो वेल, मान लेते हैं कि हमने इसे स्लाइड किया और एक पॉइंट मिला मुझे E, और उस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो 0 आ गया। सो एट पॉइंट E डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज 0। तो ये जो E पॉइंट है, ये पॉइंट को आप क्या बुलाओगे, नल पॉइंट। दिस E विल बी कॉल्ड नल पॉइंट। एग्री? तो यहां तक की कहानी कुछ किसके जैसी ही लग रही है आपको, मीटर ब्रिज के जैसी, है ना। आई अगेन रिपीट, आपने इसको स्लाइड किया, किसी एक पॉइंट तक हम लेके चले गए और यहां पे मुझे डिफ्लेक्शन 0 दिखने लगा। सो जैसे डिफ्लेक्शन 0 हुआ, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाई इट हैपेंड, व्हाई 0 डिफ्लेक्शन। सो समझिए, इस पॉइंट का अपना कुछ पोटेंशियल होगा भाई VA, है ना, लिख लिया मैंने। इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया VA। अच्छा, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी VA बोल सकता हूं क्या मैं? हाँ जी, इट्स प्लेन कंडक्टिंग वायर, ठीक है। इस पॉइंट का अपना कुछ पोटेंशियल होगा VD, बिल्कुल। एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इज VA माइनस VD। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। दिस इज व्हाट आई वांट टू मेजर। नाउ टेल मी, अगर इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा है, गैल्वेनोमीटर तो एक रेजिस्टेंस ही है ना, ठीक है, उससे कोई करंट नहीं जा रहा है, मतलब इस गैल्वेनोमीटर के एंड्स के पे जो वोल्टेज है वो कितना है, 0। मतलब गैल्वेनोमीटर के एंड्स की पोटेंशियल क्या हो गई, सेम। यस और नो? सो आई राइट हियर, व्हेन jockey is at E, no current flows through galvanometer. Means potential of point D becomes equal to potential of point E. Agree? So I can write this VA minus VD, जो कि VR है, उसे हम क्या भी लिख सकते हैं, VA माइनस VE। यस, और भाई VA माइनस VE को क्या लिख सकते हैं,
ये लंबाई हम मेजर कर लेंगे कि ये x है, तो इसे मैं लिख सकता हूं z इंटू एक्स। आई होप यू अंडरस्टूड। वेल, द गुड थिंग ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज इट डिड नॉट विड्रॉ एनी करंट फ्रॉम आवर सेकेंडरी सर्किट। अच्छा, ये मत बोलना कि जब हम स्लाइड कर रहे थे तब तो करंट विड्रॉ किया था। ठीक है भाई, तब इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज बदल गया होगा, पर जैसे ही नल पॉइंट मिल गया अब तो कोई करंट विड्रॉ नहीं कर रहा ना, तो इसका अपना जो करंट है वही रहेगा। यस, तो अभी जब नल पॉइंट की कंडीशन में मैं मेजरमेंट ले रहा हूं, तब क्या मैंने इसका जो पुराना वोल्टेज था वो बदल दिया इसके अक्रॉस? नो, बिकॉज इसने कोई अभी नल पॉइंट कंडीशन में कोई करंट विड्रॉ नहीं कर रहा है ये प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो इट इज बिहेविंग लाइक व्हाट? आइडियल वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्ट मीटर आइडियल का मतलब यही था कि वो कुछ करंट विड्रॉ ना करे, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहे। एग्री और नॉट? सो आपका जो आंसर आएगा रेजिस्टेंस अक्रॉस आर, आप फटाफट से क्या लिख दोगे? z इंटू एक्स। जेड आपको पता रहेगा। आपको अगर मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलूं तो सिर्फ मेजरिंग वैल्यू क्या रहेगी आपकी? क्या मेजर कर रहे हो? यू आर मेजरिंग सिंपली x। तो लिस्ट काउंट वगैरह अगर मैं दे दूं स्केल के, तो आप करस्पॉन्डिंग एरर भी बता सकते हैं इस मेजरमेंट में। कोई आपत्ति? ठीक है, तो बिल्कुल मीटर ब्रेस में भी हम लेंथ मेजर करके रेजिस्टेंस बता देते थे, और यहाँ पर लेंथ मेजर करके हम क्या बता देंगे? वोल्टेज। सो इट इज बिहेविंग लाइक ए वोल्ट मीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ सावधानियां रखनी है, वो क्या? ध्यान से समझिए। मान लो कोई बच्चा गलती से वो एक्सपेरिमेंट करने जाता है और ये ध्यान नहीं देता है कि रेजिस्टेंस का कौन सा एंड हाई पोटेंशियल है, कौन सा लो पोटेंशियल है, उल्टा कनेक्ट कर देता है बाय चांस। ठीक है, तो समझते हैं क्या होगा। सो मान लीजिए कि आप अपने वर्ड्स में लिख लेना, बाय मिस्टेक इफ ए स्टूडेंट कनेक्ट्स हाई पोटेंशियल ऑफ, ऐसे लिखिए, लो पोटेंशियल ऑफ सेकेंडरी सर्किट टू हाई पोटेंशियल ऑफ प्राइमरी सर्किट। ए स्टूडेंट by mistake connects low potential of secondary circuit to high potential of primary circuit. Will he get the, or will he be able to measure the voltage across the resistance still or not? तो समझते हैं भाई, ये रहा मेरा प्राइमरी सर्किट, द पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, ये इसका प्राइमरी सर्किट है। ये मेरा हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। सेकेंडरी सर्किट उल्टा कनेक्शन हो गया, तो सेकेंडरी सर्किट में आपको ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये इसका हाई वाला एंड है और ये इसका लो वाला एंड है। उसने गलती से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, और वो यहां से गैल्वेनोमीटर लगा के नल पॉइंट ढूंढ रहा है। ठीक है, सेम सेटअप ही मान लीजिए आप। ये EMF E, ये रेजिस्टेंस स्मॉल r, इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है I। तो क्या उसे नल पॉइंट मिलेगा? और अगर मिलेगा तो क्या वो डिस्टेंस ये x से ज्यादा आएगी या कम आएगी? सेम थिंग। तो क्या उसे नल पॉइंट मिलेगा? क्या उसे कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे? अगर हाँ, तो ये जो डिस्टेंस निकल के आएगी, कॉल इट x डैश, क्या ये डिस्टेंस x से बड़ी होगी या छोटी होगी? आप अपना आंसर निकाल के रख लें और फिर देखें कि लॉजिकली क्या निकल के आ रहा है। वेल, चलिए समझते हैं। तो मैंने इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। अच्छा, ये कभी मत सोचना कि इनको भी तो जोड़ दिया तो यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया। नहीं भाई, ये कौन है? गैल्वेनोमीटर इज ए रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उसमें जब तक करंट फ्लो होता रहेगा तब तक उसका वोल्टेज जीरो नहीं होगा। अब मुद्दे की बात, यहाँ की पोटेंशियल अगर VA है तो यहाँ की पोटेंशियल भी भाई VA हो जानी है। अच्छी बात। यहाँ की पोटेंशियल, चलो मैं उसके जैसे ही मान लेता हूं, ये VD है। अब ध्यान से सुनना, पोटेंशियोमीटर वायर में मैं B की तरफ जाऊं तो मेरी पोटेंशियल डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी? इफ आई गो फ्रॉम A to B along potentiometer wire, will potential decrease
यस इट विल डिक्रीज, क्योंकि मैं कहां से कहां जा रहा हूं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इन द पोटेंशियोमीटर वायर। तो मैं बड़े प्यार से बोल सकता हूं कि भाई पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एफ विल डेफिनेटली बी लेस देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। अच्छी बात। बट आप चेक करिए, पोटेंशियल ऑफ डी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ ए। हाँ जी, तो क्या कभी पोटेंशियल ऑफ डी पोटेंशियल ऑफ एफ के इक्वल हो पाएगी? आप पूरा खींच के ले जाइए बी पे, बी के पास जाएंगे तो और लो होता जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। सो क्या कहीं नल पॉइंट मिल पाएगा मुझे? नो। तो आप देख पाएंगे कि यहां पे जो VD है वो हमेशा बड़ा रहेगा VF से, और VD अगर बड़ा रहेगा VF से तो गैल्वेनोमीटर में से किसी भी F के लिए करंट फ्लो होता ही रहेगा। So there will be no null point. So there will be no null point. ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करते टाइम ये जरूर ध्यान रखें, अदरवाइज आप कहेंगे अरे भाई ये तो कहीं डिफ्लेक्शन जीरो ही नहीं हो रहा, कौन खराब हो गया। तो क्या की गलती की है आपने? फिर अपने पोलैरिटीज का ध्यान नहीं रखा है। ओके, नाउ टेल मी, ये बैटरी बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा वोल्टेज की है ना? मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, मैं सिचुएशंस ले रहा हूं, ध्यान से बस समझते रहे। मान लीजिए ये 10 किलो वोल्ट की बैटरी है, 10,000 वोल्ट की ये बैटरी है। ओके, और भाई हमारी प्राइमरी सर्किट की जो बैटरी है वो बेचारी 100 वोल्ट की है। सब कुछ बढ़िया किया है भाई कनेक्शन उसने, है ना, हाई से हाई कनेक्ट किया है। क्या नल पॉइंट मिलेगा? सोचो, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन कि इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस, यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, सपोज स्मॉल आर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो ज्यादातर वोल्टेज किसके अक्रॉस ही आ जाएगा? इसके अक्रॉस। तो इसके अक्रॉस बहुत कम आएगा। मैं मान लेता हूं कि भाई जो वोल्टेज अक्रॉस VR जो है वो भी किलो वोल्ट में ही है, कुछ है किलो वोल्ट में ही है। ये दोनों रेजिस्टेंसेस कंपैरेबल है और ये किलो वोल्ट में मैंने आपको दे दिया। AB के अक्रॉस वोल्टेज 100 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि AB के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज तो इस रेजिस्टेंस में भी ड्रॉप हो रहा है। तो वोल्टेज अक्रॉस A एंड B वो 100 से ज्यादा नहीं है, वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस वो तो हजारों में है। तो क्या कभी नल पॉइंट आपको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। ठीक है। तो आप अगर लैब में एक्सपेरिमेंट करने गए भाई और आपको नल पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो इसके कितने संभावित कारण हो सकते हैं? पॉसिबल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। एक तो आपने पोलैरिटीज का ध्यान नहीं रखा, है ना, लो टू हाई कनेक्ट कर दिया। दूसरा हो सकता है कि आपके सर्किट में जो एलिमेंट है उसके अक्रॉस वोल्टेज इतना ज्यादा है कि वो हमारे पोटेंशियोमीटर वायर की कंप्लीट लेंथ में भी बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। So be prepared, otherwise it is very simple. Well, so this is how you can use it as voltmeter. So moving forward, the second application, right? To find or compare EMF of cells. EMF of cells. अब देखो, सेल जो वर्ड होता है वो एक सिंगल बैटरी के लिए है, जिसमें एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल होता है। और जो बैटरी टर्म है वो किसके लिए यूज करते हैं अपन? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए। आप अगर बैटरीज, ऑटोमोबाइल बैटरी का भी खुली हुई देखेंगे तो बहुत सारे पैरेलल चैम्बर्स बने होते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ सेल्स। ठीक है। तो वैसे कोई खास फर्क नहीं है, हमें अगर बैटरी या सेल कुछ भी दिख जाए तो हमारे लिए वो सिंपल एक एनर्जी प्रोवाइडिंग डिवाइस के जैसा है, जो एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा। ठीक है। तो मैंने अभी आपको लिखवाया है सेकेंड एप्लीकेशन, टू फाइंड और कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स। देख लीजिए, मेरे पास 2 बैटरीज है भाई, या सेल्स है। इसकी EMF E1 है, इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, और एक दूसरी बैटरी है EMF E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2।
अब मान लो आपको ये ऐसा कचरे में पड़ी हुई मिली है और इस पे लिखा नहीं है यार ये कितनी वोल्ट की है, या फिर आपने कोई नया तरीका ढूंढ लिया, आपने कोई ऐसे केमिकल्स मिक्स किए कि उनमें दो अलग अलग साइड्स में इलेक्ट्रोड्स में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ना यू आर इंटरेस्टेड कि यार ये कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आया है, तो आप किसकी मदद ले सकते हैं? पोटेंशियोमीटर की। दैट कैन टेल यू व्हाट इज ईएमएफ। हाउ? लेट अस अंडरस्टैंड। प्राइमरी सर्किट वही रहने वाला है जो पहले था, तो चलिए एक पोटेंशियोमीटर ड्रॉ कर देता हूं मैं। So this is the primary circuit. ठीक है, ए बी, हाई लो का ध्यान यहां भी आपको रखना है, आपको हाई से हाई लो से लो कनेक्ट करना है। तो मैंने भाई दोनों बैटरीज को रख लिया यहाँ पे कनेक्शन से, ऐसे पहली बैटरी का रेजिस्टेंस और दूसरी बैटरी को भी मैंने यहाँ पे साथ में रख लिया और एक टू वे स्विच यूज कर लिया। टू वे स्विच क्या होता है अभी मैं बता रहा हूं आपको। ये अपनी बैटरी E1 R1 वाली है, ये अपनी E2 R2 वाली है। देखो मैंने ये ध्यान रखा है कि मैं इनके हाई को हमारे पोटेंशियोमीटर के प्राइमरी सर्किट के हाई पोटेंशियल एंड से कनेक्ट करूं, ठीक है। और यहां पे जो मैंने टू वे स्विच रखा वो ऐसा है, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है एंड दिस इज द जॉकी, ठीक है। और दीज आर द सर्किट्स, ठीक है। इसके पास एक रोटेटरी लीवर है, ओके। सो ये स्विचिंग अरेंजमेंट है। मैं इस स्विच को ऊपर की तरफ कनेक्ट कर सकता हूं या फिर कहां कनेक्ट कर सकता हूं? नीचे की तरफ। एक साथ दोनों कनेक्शंस नहीं कर पाऊंगा, इसको बोलते हैं अपन टू वे स्विच, ओके। वेल, तो ये मेरे पास स्विच है, इसे मैं S लिख देता हूं। ये लोकेशन 1 है, ये लोकेशन 2 है। चलो क्या करते हैं अपन, स्विच को लोकेशन 1 पे शिफ्ट कर देते हैं। सो S इज शिफ्टेड टू लोकेशन 1। तो लोकेशन 1 पर जैसे ही मैं शिफ्ट करता हूं इसे, तो ध्यान से देख लीजिए, ये कनेक्ट हो गया। कौन सा सर्किट कंप्लीट हो गया? यहां से ये बैटरी, ये और ये सेकेंड बैटरी अब भी ओपन है, इसमें से कुछ भी फ्लो होने वाला नहीं है। अब वही सेम फंडा करना है आपको, ए से जॉकी को स्लाइड करते हुए लाना है। और मान लीजिए आपको यहां पे किसी पॉइंट ई पे आपको क्या मिल जाता है, या किसी पॉइंट एफ पे आपको मिल जाता है नल पॉइंट पहली बैटरी के लिए, F1। मतलब इस गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, F1। लेट F1 इज लोकेशन ऑफ नल पॉइंट, ठीक है। सो A और F1 के बीच की दूरी आप मान लीजिए से सपोज x1 है, ये आप मेजर कर लेंगे, वहां पे स्केल माउंटेड रहता है x1। तो आप समझिए ध्यान से कि ये टर्मिनल A है, तो इसकी पोटेंशियल VA, तो इसकी पोटेंशियल भी VA और इसकी पोटेंशियल भी VA। अच्छी बात, ये टर्मिनल को आप C बोल दीजिए, तो इसकी पोटेंशियल VC, तो भाई इसकी भी पोटेंशियल VC हो जानी चाहिए नल पॉइंट कंडीशन में, सही बात। अब नल पॉइंट में आप देख पा रहे हैं गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो क्या मेरे इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो हो रहा होगा? नहीं, यस। तो ये जो बैटरी है उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। सो दिस इज माय बैटरी, EMF E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, हियर this is potential VA, this is potential VC and current flowing through the battery is 0। अब एक बैटरी जिससे करंट फ्लो ना हो उसका टर्मिनल वोल्टेज किसके इक्वली आता है? उसकी EMF के इक्वल आता है ना। अगर करंट फ्लो हो रहा होता तो E प्लस IR या E माइनस IR आता, डिपेंडिंग ऑन चार्जिंग डिस्चार्जिंग। सो अब ये E आ गया। अब आपको पता ही है ये E किसके इक्वल होगा, क्योंकि VA VC मैं यहां से भी निकाल सकता हूं,
Z आपको पता है यहाँ पे, है ना, Z इज नोन टू यू फ्रॉम द प्राइमरी सर्किट। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि आपका जो VA माइनस VC है वो किसके इक्वल भी है, Z इंटू X1। तो आपका जो EMF 1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, Z इंटू X1 के। इसे आप इक्वेशन 1 बना लीजिए। तो आपको Z पता है तो क्या आपको इसकी EMF पता चल गई, आंसर इज यस। सेम क्या करोगे, शिफ्ट इट टू पोजीशन 2, ठीक है भाई। नाउ S इज शिफ्टेड टू पोजीशन 2, ठीक है। सो अब सोच लो कि जब मैंने इसे पोजीशन 2 पर शिफ्ट कर दिया, वी हैव शिफ्टेड टू पोजीशन 2, मान लीजिए कि नल पॉइंट इज लोकेटेड एट दिस पॉइंट F2 एंड द लेंथ जिस पे कि ये नल पॉइंट मिल रहा है वो X2। आपको दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं लेट F2 इज लोकेशन ऑफ नल पॉइंट। तो आप क्या लिख लोगे, नल पॉइंट की लोकेशन में वापस से हमारी जो बैटरी है दूसरी वाली E2 एंड R2, उसके लिए पॉइंट आप D मान लीजिए। तो यहाँ की पोटेंशियल आप VD बोलेंगे। तो अब आप क्या लिख पाएंगे, दिस इज VA, दिस इज VD, करंट फ्लोइंग इज 0। तो आप बोलेंगे VA माइनस VD जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, E2 के इक्वल, एंड VA minus VD from potentiometer idea, it is also equal to ZX2. So by this way आप वापस से क्या बोल सकते हैं कि आपका जो EMF 2 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ZX2। तो इस इक्वेशन से आप E2 निकाल सकते हैं। बाई चांस आपको सिर्फ कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए आप E1 बाई E2 फटाफट से क्या लिख देंगे, X1 बाई X2। तो कंपैरिजन करने के लिए तो आपको Z की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, आपको अगर पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट भी नहीं पता है तो भी आप क्या निकाल पाएंगे कि कौन सी बैटरी ज्यादा EMF रखती है, कौन सी कम। मान लो आपको एक पोटेंशियोमीटर दे दूं मैं जिसके बॉक्स पे लिखा नहीं है कि Z कितना है, तो आप क्या करोगे, तो आप एक काम करो, एक नॉन EMF की बैटरी ले आओ जिसका वोल्टेज आपको पहले से पता है, उसे कनेक्ट कर लो, बैलेंस करो और वहां से आप Z निकाल लो। किया जा सकता है कि नहीं। या फिर आप 2 बैटरी ले आओ अगर आपको कंपैरिजन ही करना है, एक नोन एक अननोन, एक की मदद से Z निकाल लो, दूसरे की मदद से उसकी EMF। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल कोई दिक्कत। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि नल पॉइंट कब कब नहीं मिल सकता, जैसा हमने पहले केस में भी देखा था। तो नल पॉइंट, पहली गलती तो सेम हो सकती है कि आप बैटरी का लो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियोमीटर के हाई से कनेक्ट कर दें तो नल पॉइंट फिर नहीं मिलेगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि सेकेंडरी बैटरीज जो है, सेकेंडरी सर्किट की बैटरीज जो है, उनका EMF प्राइमरी सर्किट की बैटरी की EMF से ज्यादा हो तो भी आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा। सो आई वांट यू टू मेंशन दीज पॉइंट्स। वी मे नॉट गेट नल पॉइंट इफ, मे की जगह विल लिख लीजिए, मिलेगा ही नहीं वो। वी विल नॉट गेट नल पॉइंट इफ लो पोटेंशियल टर्मिनल ऑफ सेकेंडरी बैटरीज, प्राइमरी के अलावा आप जो भी ऐड कर रहे हैं वो सेकेंडरी कहलाएगा, ठीक है। If low potential terminal of secondary batteries is connected to high potential terminal of potentiometer, high potential terminal of potentiometer, और वाइस वर्सा, उल्टा भी सोच लो आप कि हाई को किससे कनेक्ट कर दिया आपने, लो से। आप इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम। इज इट नेसेसरी कि आप हमेशा ए से ही कैलकुलेशंस करें? नहीं, आप बी से भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरा पॉसिबल रीजन इज EMF ऑफ सेकेंडरी बैटरी is greater than primary. Primary is the primary circuit battery. ठीक है भाई। अब मुद्दा उठता है, इसका एक एप्लीकेशन और भी है। तीसरा एप्लीकेशन है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने में। यानी एक सेल है आपके पास, है ना, सब बढ़िया, आप किसी भी ऑटोमोबाइल की बैटरी उठा लाएं और आपको जानना है इस बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। Isn't it interesting to find these numbers जो आपको सच में दिख नहीं रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो अब आप किसका यूज कर सकते हैं वापस से,
पोटेंशियोमीटर सर्किट का. लेट्स सी हाउ वी डू इट. So this is third application. This is to find internal resistance of a battery or cell. देखिए क्या करेंगे. तो मेरे पास पोटेंशियोमीटर, प्राइमरी सर्किट, ठीक है. दिस इज प्राइमरी सर्किट पोटेंशियोमीटर वायर, बैटरी. ओके, दिस इज ए, बी, ए हाई पोटेंशियल, सो आई रोट प्लस माइनस. वेल, अब आप वो बैटरी ले आइए जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है. सो let us consider this is the battery. बस वापस से आपको ये ध्यान रखना है कि आपका हाई पोटेंशियल टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट हो, हाई पोटेंशियल के साथ. ये हमेशा ध्यान रखना है. साथ में आपको यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगेगा, मान लेते हैं कैपिटल आर. ओके, ये आपका सेकेंडरी सर्किट है. This is a secondary circuit required for finding internal resistance of a battery. Now, connect. So it becomes VA. Without any doubt, it also becomes VA. Okay. Now, connect it. Galvanometer. Let's write this point as F1 and this distance as X1. स्विच ओपन है. दिस इज स्विच इज ओपन एंड हमने नल पॉइंट फाइंड किया. ठीक है, बाकी कनेक्शंस आप समझ ही गए. सो स्विच इज ओपन एंड नल पॉइंट इज obtained at F1. ओके, अब देखो भाई, स्विच ओपन है तो सेकेंडरी सर्किट में तो कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं है. प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी सर्किट में जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप कहां पे एक्ट कर रहे हैं, नल पॉइंट मिल गया आपको, तो इस ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट 0 है, तो फिर यहां से भी कोई करंट नहीं जा सकता. मतलब फिलहाल इस बैटरी में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है. ठीक है, तो ये आपकी जो बैटरी है इससे फ्लो होने वाला करंट अभी 0 है ना. ये पोटेंशियल टर्मिनल VA है, आप इसे कुछ C बोल दीजिए. तो यहाँ पोटेंशियल VC है, करंट इसमें फ्लो होने वाला 0 है. तो आप क्या लिखोगे, आपका VA माइनस VC विल बी इक्वल टू E एंड फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर आइडिया इट विल बी इक्वल टू Z इंटू X1. सो इट इम्प्लाइज कि आपका जो VA माइनस VC है, या फिर आप ऐसे लिख देंगे आपका जो E है वो ZX1 के इक्वल है. तो यहां से आपको EMF मिल गया भाई. हम मान रहे हैं कि हमें EMF भी पता नहीं था. इसका EMF अगर पता होता तो फिर मुझे ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ती. सिंपल. नाउ अब क्या करते हैं, स्विच S इज क्लोज्ड, स्विच S इज क्लोज्ड एंड null point is obtained at F2. ठीक है, मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूं, या दूसरा सर्किट ड्रॉ कर दूं. यू डू, या आप मिटा के दूसरा ड्रॉ कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूं, है ना. तो अब स्विच क्लोज कर दिया मैंने. ठीक है भाई, स्विच क्लोज कर दिया, नल पॉइंट फाइंड किया और नल पॉइंट मिलता है मुझे F2 पे. सो नल पॉइंट इज एट F2.
और ये डिस्टेंस मान लेते हैं अपन x2। अब नल पॉइंट मिल गया, इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ F2 पोटेंशियल ऑफ C के इक्वल हो गया। अब भी वापस से, पर क्लोज होने की वजह से सेकेंडरी सर्किट में तो अपना करंट अब फ्लो कर रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई आपत्ति इसमें? ठीक है, तो देयर इज ए करंट इन द सेकेंडरी सर्किट। क्या कोई करंट विड्रॉ हो रहा है प्राइमरी सर्किट से? ना, क्योंकि आप नल पॉइंट ढूंढ चुके हैं, इसमें फ्लो होने वाला करंट जीरो है, यानी सी की पोटेंशियल और F2 की पोटेंशियल सेम है, ए की यहाँ की पोटेंशियल ऑलरेडी सेम है ही, सो नो करंट इज फ्लोइंग इन दिस ब्रांच। कैन आई से नो करंट इज फ्लोइंग इन दिस ब्रांच डायरेक्टली? नो, ये तो कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर में तो वोल्टेज वैसे भी क्रिएट नहीं होता, पर करंट फ्लो होता रहता है। पर हाँ, रेजिस्टेंस में मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि यहाँ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इसमें करंट जीरो फ्लो हो रहा है इसलिए। ओके, सो देयर इज नो शेयरिंग, तो इसमें से भी वही करंट आए जा रहा है। ऑलराइट, नाउ व्हाट विल आई राइट? अब आपकी बैटरी है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसमें से करंट जा रहा है कितना? I। बैटरी डिस्चार्जिंग मोड में है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, तो आप क्या लिखोगे अभी? VA माइनस VC विल बी E माइनस IR। यू नो दिस, जैसे आप क्या भी लिख सकते हो, IR, बिकॉज VA माइनस VC, ये भी पॉइंट C हो जाएगा, सो VA माइनस VC इज ऑल्सो इक्वल टू I इंटू कैपिटल R, योर चॉइस टू प्रोसीड। व्हाट इज I हियर? सो VA माइनस VC, I is E divided by R plus R. So, and VA minus VC from the potentiometer, I can write ZX2. So, I got this ER divided by R plus R is equal to ZX2. अच्छी बात, ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई। So, what will I do? Put value of E in equation 2 from 1. So E की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, so I got it as ZX1 is equal to, sorry, ZX1 multiplied with R divided by R plus R is equal to ZX2. So मेरे पास Z कैंसिल हो गया, so I do not need potential gradient as well. अब मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए सॉल्व करना है, मैं कर लूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। सो X1R इज इक्वल टू X2R प्लस X2R। सो मेरे पास क्या आ जा रहा है? X1 माइनस X2 इंटू R इज इक्वल टू X2R। मुझे स्मॉल r चाहिए, सो वो आ जा रहा है मेरे पास X1 बाय X2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R, और इसे आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछना भूल गया, अब पूछ लेता हूं आपसे, X1 बड़ा होगा या X2 बड़ा होगा? बहुत ही सिंपल सी बात है, एक ऐसी बैटरी जिससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, उसका टर्मिनल वोल्टेज EMF के इक्वल होता है। ऐसी बैटरी जो डिस्चार्ज हो रही है, उसका टर्मिनल वोल्टेज EMF से कम होता है, क्योंकि वो होता है E माइनस IR। और ऐसी बैटरी जो चार्ज हो रही है, उसका टर्मिनल वोल्टेज उसकी EMF से ज्यादा होता है। या उल्टा बोल दो कि मुझे अगर 10 वोल्ट EMF की बैटरी को चार्ज कराना है, तो मुझे चार्जिंग जो दूसरी बैटरी है या दूसरा सोर्स है, उसकी वोल्टेज 10 वोल्ट से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये चार्ज हो सकती है। तो रिमेंबर, चार्जिंग बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज उसकी EMF से ज्यादा होता है, चाहे तो लिख ले। वैसे ही डिस्चार्जिंग बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज उसकी EMF से कम होता है। अब इनिशियली कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा था, तो ये जो वोल्टेज था EMF के इक्वल था। नाउ करंट फ्लो हो रहा है, ये वोल्टेज EMF से कम हो गया, तो बैलेंसिंग लेंथ भी पहले से कम आएगी, यानी X1 बड़ा है X2 से, होना भी चाहिए, क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? तो यहाँ डेफिनेटली X1 आपका जो है वो बड़ा है X2 से, तो आप ये ध्यान रखेंगे। दिस इज द ओनली फॉर्मूला आई एम टेलिंग यू टू रिमेंबर इन पोटेंशियोमीटर, बट बाकी आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो आप कर ही पाएंगे। और इसे ध्यान कैसे रखना है आपको? बड़ी लेंथ बाई छोटी लेंथ -1, क्योंकि ये कभी निगेटिव नहीं आ सकता रेजिस्टेंस। और कैपिटल R क्या है आपका? एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस, जैसे आप लोड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या देगा अगर इंटरनल रेजिस्टेंस पूछना है उसको? तो वो आपको एक कैपिटल R रेजिस्टेंस देगा, 2 लेंथ देगा नल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, एंड सो ऑन।
So guys, this is it about potentiometer. We'll solve few questions. So let's start solving the questions. So write first question. A potentiometer wire of length 100 centimeter. A potentiometer wire of length 1 meter has resistance 10 ohm. Has resistance 10 ohm. Full stop. It is connected in series with a resistance capital R and a ideal battery and an ideal battery of EMF 2 वोल्ट. तो आइडियल बोल दिया मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0. आगे लिखिए. A source of EMF 10 millivolt is balanced against a length of 40 centimeter of the potentiometer wire. Find the value of capital R. Try this question. अगर आपने कर लिया बिना मेरी मदद के तो आप समझ लीजिए कि आपने समझ लिया पोटेंशियोमीटर क्या है. तो इसमें अक्सर जो लोगों को प्रॉब्लम होती है वो ये पहचानने में होती है कि कौन सा डेटा प्राइमरी सर्किट का है और कौन सा डेटा सेकेंडरी सर्किट का है. तो पोटेंशियो आप लैंग्वेज पढ़ के ही ढूंढ सकते हैं. तो बोल रहे हैं पोटेंशियोमीटर वायर का लंबाई 1 मीटर है, उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है. मतलब ये तो सिंपल सी मुझे पोटेंशियोमीटर वायर की जानकारी दे दी गई है. ठीक है, दिस इज माय पोटेंशियोमीटर वायर जिसे हम ए बी से लिख रहे थे. सो दिस इज ए, दिस इज बी. मुझे क्या क्या जानकारी दे दी गई कि इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है और इससे कनेक्ट कर दिया गया है एक बैटरी जो कि एक आइडियल बैटरी बोली गई है 2 वोल्ट एंड एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट किया है हमने कैपिटल आर का. तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए. दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सर्किट. ऑलराइट, फिर सेकेंडरी सर्किट में क्या बोल रहे हैं? देयर इज ए बैटरी, अनदर बैटरी ऑफ ईएमएफ कितनी? इट इज 10 मिलीवोल्ट. ईएमएफ 10 मिलीवोल्ट. कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, आई डू नॉट नो. आपको पता ही है, हाई टू हाई कनेक्ट करिए. और बोल रहा है कि जो नल पॉइंट मिल रहा है बैलेंस्ड अगेंस्ट लेंथ का मतलब है कि नल पॉइंट कितना मिल रहा है आपको? 40 सेंटीमीटर पे. ओके, दिस इज द सर्किट यू हैव हियर. कोई आपत्ति नहीं है हमें. नल पॉइंट वाली कंडीशन में इसमें से फ्लो होने वाला करंट 0 है. तो इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 10 मिली वोल्ट. तो फिर यहाँ के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना होना चाहिए? 10 मिली वोल्ट. तो अपन लिख लेंगे पहली इक्वेशन कि जो 10 मिली वोल्ट है इट मस्ट बी इक्वल टू Z इंटू दिस लेंथ विच इज 0.4 मीटर. मैं मीटर में लेके चल रहा हूँ. तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 0.4. दिस इज माई Z. तो यहां से मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गई. तो Z कितना आ गया मेरे पास? दिस 100 इंटू 10 टू द पावर -3. तो बेसिकली Z I got 0.1 volt per meter. Now I will write equation of Z from the primary circuit. So from primary circuit I will write Z is nothing but voltage across this wire AB divided by length of wire AB. So I put Z is 0.1 is equal to, what is voltage across AB? I will write voltage across AB. I will write the current flowing from the wire AB
into resistance of wire AB divided by length of this wire. So 0.1 is equal to, what is current you will write from the Kirchhoff's law itself. So how much is the total resistance in this circuit? The R as well as the resistance of AB. So current आ जाएगा मेरे पास 2 divided by R plus resistance of wire AB, and along with I have RAB by LAB. Now you have the numbers with you to solve. So you get 0.1 is equal to 2 divided by R plus, what is resistance of wire AB is 10 divided by 1. ओके, सो आपके पास आ जा रहा है यहाँ से, इसे मैं 0.1 को 1/10 लिख लेता हूँ. तो यहाँ से मुझे मिल जा रहा है R plus 10 is equal to 200. यस, सो मेरे पास R की जो वैल्यू है वो कितनी आ जा रही है? 190 ओम. ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि हाउ which data is connected to which part of the circuit. Okay, so okay, we did a calculation mistake here. Let's correct that quickly. यहाँ पे जो 0.4 था, तो यहाँ पे आपका divided by 4 चलता रहेगा. So that way I will get, this will become 40. So you can correct it. Yes, anyway. So it is 800. Well, now it's okay. So your answer will be 790. So correct it. Okay. चलो भाई एक और कर लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन. लिखो. When, क्वेश्चन लिखिए. When the switch is open in secondary circuit, the balance point length in a potentiometer is 60 centimeter. Full stop. When the switch is closed, then the balance point length decreases by 20 centimeter. Given known resistance in secondary circuit is 4 ohm. Find internal resistance of the battery in secondary circuit. Internal resistance of the battery in secondary circuit. Alright. तो टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, आपको सर्किट याद ही होगा, अभी अभी बनाया था हमने. तो आपको नोन रेजिस्टेंस कैपिटल आर की वैल्यू दे दी है ना, और आपको 2 बैलेंस लेंथ दी हुई है. तो जब स्विच ओपन रहेगा तो बैलेंस लेंथ ज़्यादा रहेगी. कितनी दी है? 60 सेंटीमीटर. फिर बाद में 20 सेंटीमीटर से कम हो गई तो कितनी हो गई? 40 सेंटीमीटर. आपको नॉन रेजिस्टेंस कितना दिया? 4 ओम. आई टोल्ड यू टू रिमेंबर द फॉर्मूला डायरेक्टली. ठीक है, हम कैलकुलेशन से बच जाते हैं. तो आपका स्मॉल आर कितना आ जाएगा यहाँ पे? बट हाँ, कॉन्सेप्ट कभी ना भूलें, कुछ मॉडिफिकेशन करेगा तो आपको बेसिक से ही जाना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? दिस बड़ी लेंथ बाई छोटी लेंथ -1 इंटू आर. तो आप फटाफट से लिख देंगे 60/40 -1 इंटू 4. सो 20/40 इंटू 4. तो ये आ गया आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस कितना? 2 ओम. ठीक है. चलिए फिर बाकी मैं क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ देता हूँ. होमवर्क में हम लोग सॉल्व करेंगे. एंड दिस इज इट इन द चैप्टर कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी. आई होप यू हैव एंजॉयड द जर्नी ऑफ दिस चैप्टर. सो नाउ आवर नेक्स्ट चैप्टर विल बी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. Okay, thank you.